बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू कर दें। देखिए, कुछ डेली कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस के हम यहाँ पर स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। छुट्टी से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस होते हैं। छुट्टी वर्ड जो है हम हिंदी में कई जगह पर अलग अलग सिचुएशन में इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कई बार कह देते हैं आपके ऑफिस की छुट्टी कब होगी। ये वाली छुट्टी वो है जो 9 बजे से 5 बजे 4 बजे होती है। एक दूसरी वाली छुट्टी होती है कि भी आपकी ऑफिस की छुट्टी कब होगी, यानी कि अगली छुट्टी की बात कर रहे हैं कि पूरा डे ऑफ कब होगा। और भी कई तरीके की छुट्टियां हैं। अगर किसी हम दुकान वाले से पूछ रहे हैं, किसी ऑफिस के ओनर से पूछ रहे हैं कि आपकी छुट्टी कब होगी, तो अलग तरीका है। किसी जॉब वाले से पूछेंगे कि आपकी छुट्टी कब होगी, अलग तरीका है। स्कूल की छुट्टी होगी, अलग तरीके से पूछा जाएगा। तो उस प्रकार के सेंटेंसेस को बिल्कुल नेचुरल इंग्लिश में किस तरीके से बोलना है, सारा गेम है सिचुएशन का। तो सिचुएशन के हिसाब से किस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो किस प्रकार से सेंटेंस को फॉर्म करना है, कौन सा वर्ड छुट्टी की जगह पर इंग्लिश में इस्तेमाल होगा, वो सारे सेंटेंसेस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आई बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। देखिए, प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, यू जस्ट नीड टू टेस्ट योर इंग्लिश वाइल वॉचिंग द वीडियो। राइट, अपने तरीके से इन सेंटेंसेस को बोलने की कोशिश करें जैसे आप इतने बुरे तो कभी नहीं थे। एक बात को कम से कम 10-20 तरीके से बोला जा सकता है, कुछ वर्ड्स बदल के अलग अलग लहजे में। तो हर सेंटेंस को आप बोलने की कोशिश करा करें और फिर कंपेयर कर लिया करें। जैसे आप इतने बुरे तो कभी नहीं थे, देखिए एक बेसिक तरीका हुआ, यू वर नेवर दिस मीन बिफोर। अब जैसे हमने यहाँ पर मीन वर्ड इस्तेमाल किया है, राइट, इस पहले वोकेबलरी समझिए। मीन की जगह पर आप कह सकते हैं यू वर नेवर दिस अनकाइंड बिफोर। बुरा मतलब तो बुरा तो एक जनरल वर्ड हो गया हिंदी में। अनकाइंड यानी कि पहले आप थोड़ा सिंपैथी रखते थे लोगों के लिए। यू वर नेवर दिस रूड बिफोर। रूड हो गया, बहुत ज्यादा हार्श थे आप। यू वर नेवर दिस हार्श बिफोर। यू वर नेवर दिस नेस्टी बिफोर। यू वर नेवर दिस कोल्ड हार्टेड बिफोर। यू वर नेवर दिस बैड बिफोर। तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं, हर वर्ड की एक अपने आप में फीलिंग है। कोल्ड हार्टेड जब आपने किसी को कहा, कोल्ड हार्टेड का मतलब हो गया कि इमोशनलेस, किसी के प्रति उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, बस इमोशंस नहीं है, सिर्फ अपने मतलब से मतलब रखता है वो। सो यू वर नेवर दिस कोल्ड हार्टेड बिफोर। इस तरीके से तो वोकेबलरी सीखना है और बस समझने वाली बात क्या है कि वर्ड फिट कहां पर कर रहे हैं। एक ही जगह पर सारे वर्ड्स हमने यहां पर यूज कर रहे हैं। यू वर नेवर दिस अनकाइंड बिफोर। राइट, तो एक सेंटेंस को साथ में रिपीट कर लीजिए। अब देखिए, एक एक स्ट्रक्चर हमने कहा, इसमें हमने 4-5 वर्ड्स यूज करे। राइट, अब मान के चलिए कि अगर हम इसी चीज को दूसरे तरीके से कहना चाहें तो कहा जा सकता है यू डिडंट एक्ट दिस वे बिफोर। बात वही है कि पहले आप ऐसे नहीं थे। यू डिडंट एक्ट दिस वे बिफोर, यानी इस तरीके से आप पहले व्यवहार नहीं करते थे। आप इसी में थोड़ा सा वर्ड बदल करके देखिए। अगर आप में इसी वाले नीचे वाले सेंटेंस में आपको अनकाइंड वर्ड फिट करना है, इतना अनकाइंड आप बिहेव नहीं करते थे या फिर इतना रूडली आप बिहेव नहीं करते थे। यू डिडंट एक्ट दिस रूडली बिफोर। यू नेवर एक्टेड यू नेवर एक्टेड दिस रूडली बिफोर। तो जहां पर सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं, कहां पर डिड लगाया तो फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, कहां पर एल वाई साथ में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको साउंड्स याद करने होते हैं, सेंटेंस को रिपीट करना होता है। तीसरे तरीके से बोल करके देखिए, यू डिडंट यूज टू बी दिस हार्श। यू डिडंट यूज टू बी दिस हार्श बिफोर। यूज टू बी में भी हमने कह दिया ऐसे नहीं थे आप, पास में कुछ हुआ करता था, तो यूज टू बी इस सेंटेंस में हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तीन तरीके में हमने करा क्या, अगर इस सेंटेंसेस के फॉर्मेशन आपको समझ में आ रहे हैं तो समझ लीजिए हमने इन्हीं सेंटेंसेस में लगभग 10% इंग्लिश और 10% ग्रामर डिस्कस कर लिए, क्योंकि ज्यादा सीखने का नहीं है। 45 के करीबन बेसिक से लेकर एडवांस तक ग्रामेटिकल रूल्स हैं, वही घूमते रहते हैं पूरी इंग्लिश में। हर सेंटेंस में वही आगे पीछे हो रहा होगा, कहीं एल वाई लग जाएगा, कहीं उसका बेस फॉर्म यूज हो जाएगा, कहीं सेकंड फॉर्म यूज हो जाएगा, कहीं प्लेसमेंट बदल जाएगा, आगे पीछे चला जाएगा, उससे मीनिंग बदल जाएंगे। तो अगर आपको इस प्रकार के वीडियो देखते समय कोई भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर, कोई वर्ड, कोई भी चीज समझ नहीं आती है, तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई कर देंगे। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। जैसे कि बुरा तो मैं अभी भी नहीं, बुरा तो मैं अभी भी नहीं हूं। इसमें सबसे पहले जब हम कह रहे हैं अभी तक, अभी तक, तो स्टिल हमारे माइंड में पहले आ जाना चाहिए, भाई सिचुएशन ये बता रहा हूं मैं। राइट, अब देखिए 2-3 तरीके से कहते हैं, आई एम स्टिल नॉट मीन, आई एम स्टिल नॉट बैड, आई एम स्टिल नॉट अनकाइंड, आई स्टिल डोंट बिहेव अनकाइंडली। राइट, तो एल वाई कहां पर लगाना है ये थोड़ा सा देखना है। एक और तरीके से बोल करके देखिए, आई एम स्टिल द सेम। मान के चलिए यू वर नेवर दिस हार्श बिफोर, इतने आप हार्श कभी भी नहीं थे, सो आई एम स्टिल द सेम। कंपलसरी नहीं है कि आप लिटरल ट्रांसलेशन करें एक सेंटेंस को कि आई एम स्टिल नॉट मीन, आप कह सकते हैं आई एम स्टिल द सेम, थोड़ा पॉजिटिवली कह दिया, बट द मैसेज इज स्टिल सेम। मैसेज वही है कि अभी भी मैं इतना बुरा नहीं हूं या फिर बदलाव नहीं आया। एक और तरीके से बोल दीजिए, आई एम जस्ट लाइक आई वॉज बिफोर।
आई एम जस्ट लाइक आई वॉज बिफोर, मैं बिल्कुल भी वैसा ही हूं जैसे मैं पहले था। आई एम जस्ट लाइक, कैसा हूं, आई वॉज बिफोर, वैसा ही हूं जैसा पहले था। रिपीट कर लीजिए एक बार सेंटेंस को, एक और तरीके से बोल करके देखिए, आई एम स्टिल द सेम एज आई यूज्ड टू बी। फिर से यूज टू बी आ गया, यूज टू बी जैसा हुआ करता था। तो आप लॉजिकली देख रहे होंगे कि यूज टू बी बार बार आ रहा है, बिफोर हम इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वर्ड्स, आप कोई भी कॉन्वर्सेशन सुनेंगे, आप खुद से समझ में आएगा आपको कि वही कुछ वर्ड्स घूमते हैं पूरी इंग्लिश में, लेकिन आगे पीछे फिट कर दिए जाते हैं सेंटेंस के अंदर, राइट। सो आई एम स्टिल द सेम, अभी भी मैं वैसा ही हूं एज आई यूज्ड टू बी, जैसा मैं हुआ करता था। आई एम स्टिल द सेम लाइक आई यूज्ड टू बी, right? I'm still the same I was. I'm still the same like I was. right? तो बस पोर्शन समझ में आ जाना चाहिए, बेसिक छोटे छोटे पोर्शन जिसको समझ में आ गए, फिर वो लोग क्या करते हैं कि दो तीन पोर्शंस को इकट्ठा करके कॉम्बिनेशन में एक सेंटेंस पूरा बोल देते हैं, तो फ्लुएंट साउंड करता है। इसी बात को एक और तरीके से बोल करके देखिए, अभी भी वैसा ही हूँ, कुछ बदला नहीं है, हार्श नहीं हुआ हूँ, रूड नहीं हुआ हूँ, अभी भी बुरा नहीं हूँ, राइट। कह दीजिए आई हैवंट चेंज्ड, आई एम जस्ट लाइक आई वाज बिफोर, आई हैवंट चेंज। तो इतना पोर्शन आपको बस पता होना चाहिए कि आई हैवंट के बाद चेंज कह देंगे, आई हैवंट चेंज, आई एम जस्ट लाइक आई वाज बिफोर, राइट। जैसे कि अगर आपको एक सेंटेंस मैं इसके बेसिस पे बनाने के लिए दूं, आपको कहना है क्लास का टाइम नहीं बदला है, क्लास का टाइम अभी नहीं बदला है। सेम लगभग वही उसी कंडीशन है, उसी से रिलेटेड सेंटेंस साउंड कर रहा है। जो क्लासेस चलती हैं ऑनलाइन, आपको कहना है क्लास का टाइम अभी भी नहीं बदला है। आई वांट यू टू से दिस सेंटेंस इन कमेंट सेक्शन इन इंग्लिश। आप लिखिएगा जरूर, हर कमेंट को हम पढ़ते हैं, आपका सेंटेंस ठीक होगा देन आई गिव यू ए लाइक, तो समझ जाएगा करेक्ट है, गलत होगा तो करेक्ट कर देंगे, राइट। लिखने की कोशिश करेंगे ना, तो और रिलेटेड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स ग्रामर दिमाग में घूमेगी, उसको यूज करने की आदत पड़ेगी। तो आपको लिखना है क्लास का टाइम अभी भी बदला नहीं है, राइट। उसके बाद अगला सेंटेंस देखिएगा, चोर चोर मौसेरे भाई। ये एक एडियम है एक्चुअल में। इस आप सेंटेंस लिखिए, साथ के साथ 1 मिनट लूंगा मैं आपका। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रोजाना लगभग एक वीडियो अपलोड करते हैं हम सिर्फ आपके लिए। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। देखिए लाइव क्लासेस का सबसे बड़ा फायदा क्या है, सबसे पहले हम आपको अपने प्रैक्टिस ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे, जहां पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल टाइम में प्रैक्टिस कर सकते हैं। कॉन्वर्सेशन चलती रहती है, तो वहां पर आप फ्रेंड्स बना सकते हैं। लोग वॉइस चैट का ऑप्शन होता है, फोन पे बात करेंगे, रियल टाइम में प्रैक्टिस करेंगे, तो इंस्टेंटली सेंटेंसेस को बोलने की आदत पड़ेगी। ट्रांसलेशन की जो आदत है वो धीरे धीरे छूटने लग जाएगी। एक सिचुएशन में क्या क्या कहा जा सकता है ये समझ में आ जाएगा। ग्रुप में लोग अपने अपने तरीके से सेंटेंसेस बोल रहे होते हैं, तो हमें फॉर्मेशन पता चल जाते हैं। अच्छा, इस सिचुएशन में कोई व्यक्ति कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, कोई कहाँ से, जैसे ये जो ऑल्टरनेटिव्स हमने यहाँ पर बोले, सारे सेंटेंसेस का लगभग मीनिंग तो एक ही है, लेकिन घुमा फिरा करके थोड़ा बोल दिया गया है, तो ये चीज़ें हमको पता चलती हैं, राइट। और वहाँ पर फिर आप जब चाहे प्रैक्टिस करिए। उसके बाद शाम को हमारी लाइव क्लासेस होती है, वहाँ पर भी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस सम कॉम्प्लिकेटेड ग्रामेटिकल रूल्स एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। डिस्कशन में बैठेंगे क्लासेस में, 15-20 दिन के अंदर बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरी ग्रामर समझ आ जाएगी। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं करीबन 300 रेडीमेड, उससे ज़्यादा पूरी इंग्लिश में कुछ नहीं होता। सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आ जाएंगे, और आदत में डालने के लिए सेंटेंसेस को फ्लुएंसी के लिए प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे। और रही बात फीस की, बहुत ही छोटा सा अमाउंट हम चार्ज करते हैं, तो एक बार व्हाट्सएप पे आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, वहां पर बाकी चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी, राइट। एंड लेट्स गेट बैक टू इट नाउ कि चोर चोर मौसेरे भाई, ये एक्चुअल में हमारा एक ईडीएम है, राइट। फीलिंग को पहुंचाने के लिए इंग्लिश में कई सारी चीज़ें कही जा सकती हैं। बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर। फ्लॉक का मतलब होता है कम टुगेदर, सो बर्ड्स ऑफ ए फेदर। अब देखिए ये है चोर चोर मौसेरे भाई। पहले हम अपने इडियम को समझ जाएं। चोर चोर मौसेरे भाई का मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे सिर्फ चोरों के ऊपर है, यानी कि जिस प्रकार का व्यक्ति होता है अपनी सोसाइटी में जाकर के फिट हो जाता है, वहीं पे कंफर्टेबल महसूस करेगा, और दूसरी किसी सोसाइटी में उसको बिठा दिया जाएगा तो वहां पर या तो अजीबो गरीब हरकतें करेगा, वहां से निकलेगा, या वहां परेशान करेगा। तो चोर चोर मौसेरे भाई उस तरीके से हमने बोल दिया गया। सो बर्ड्स ऑफ ए फेदर, फेदर यानी कि जो स्पेशली एक मार्क होता है, एक फेदर होता है एक बर्ड्स के ऊपर, जिसके हिसाब से उनको कैटेगराइज किया जाता है कि ये इस प्रजाति के हैं, ये इस प्रजाति के हैं। तो फेदर यहाँ पर एक प्रजाति को इंडिकेट कर रहा है। सो बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर, यानी कि एक प्रजाति की चिड़िया एक ही जगह पर बैठेंगी या करके, राइट। मीनिंग वही रहा हमारा, बस इसको समझने का तरीका था। तो आपने कह दिया बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर, यानी कि एक प्रजाति की एक फेदर जैसी, सबके पास एक ही जैसा फेदर होगा, वो एक ही जगह पर आकर के इकट्ठी होंगी। आई होप समझ में आया होगा ईडियम का मतलब। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। हमारे घर में कई दिनों से भिंडी नहीं बनी है। हमारे घर में कई दिनों से भिंडी नहीं बनी है। आप देखिए, ये मान के चलिए कि खाना बनाने अभी जा रहे हैं। सिचुएशन को समझेंगे तो आप ऑटोमेटिकली बोल पाएंगे इस सेंटेंस को। खाना बनाने की तैयारी हो रही है, वाइफ ने कह दिया हमारे घर में
कई दिनों से भिंडी नहीं बनी है, क्यों ना आज भिंडी बना लें। अब इस सिचुएशन में अगर इस सेंटेंस को बोलना है, देखिए लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करनी है कि ओकरा हैजंट बीन कुक्ड इन आवर हाउस, इस तरीके से मजा नहीं आएगा, राइट। देखिए सिंपल कहिए इट्स बीन डेज। आप बताने की कोशिश कर रहे हैं पहले बहुत दिनों से, स्ट्रक्चर जिसको समझ में आ गया, स्टार्टिंग कहां से करनी है, समय बताइए। इट्स बीन डेज, कई दिन हो चुके हैं, सिंस वी लास्ट मेड ओकरा एट होम। इट्स बिन डेज सिंस वी लास्ट मेड ओकरा एट होम। ओकरा की जगह आप लेडी फिंगर भी कर सकते हैं, जनरली यूज होता है, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है, कंफर्म नहीं है कि यही डिफरेंस है। ओकरा एक्चुअल में थोड़ी लंबी प्रजाति की भिंडी होती है, और लेडी फिंगर जिन रीजन में, इंडिया में, पाकिस्तान में, इधर की साइड जो भिंडी मिलती है वो एक्चुअल में उसका साइज छोटा होता है, तो उसको लेडी फिंगर कह देते हैं। ओकरा अगर है तो वो थोड़ा सा उसका साइज बड़ा है, थोड़ा सा ये फर्क है, अदरवाइज इंटरचेंजेबली कह दिए जाते हैं, दोनों का मतलब भिंडी ही है। सो इट्स बिन डेज, पहले आपने अवस्था बता दी भाई, बहुत दिन हो गए। इट्स बिन डेज सिंस, समझ रहे, सिंस का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट। मान के चलिए इट्स बिन 9 डेज, 9 दिन हो गए, मैंने इतना बताया केवल। अब किस चीज को हो गए हैं, सिंस लगाकर मैंने कह दिया सिंस आई एट ओकरा, यानी जब से मैंने ओकरा खाई तब से 9 दिन हो गए, थोड़ा घुमा के उल्टा बोला जा रहा है सेंटेंस। सो इट्स बिन डेज, कई दिन हो गए हैं, सिंस जब से, वी मेड ओकरा एट होम, जब से हमने भिंडी बनाई थी घर पे, तब से वो स्टार्टिंग पॉइंट था, तब से गिनना शुरू किया और अब तक 9 दिन हो गए। सिंस लगा करके हम ये बता रहे हैं, इसी पॉइंट से गिनना शुरू कर रहे हैं, राइट। सो इट हैज बीन 4 डेज, 4 दिन हो गए कब से, सिंस, अब गिनना शुरू करो इस स्टार्टिंग पॉइंट से, वी लास्ट मेड ओकरा एट होम। आई होप समझ में आ रहा होगा कि सिंस किस लिए लगाया जा रहा है। जैसे अगर हम यहाँ पर ये कहें कि मुझे 1 महीना हो गया जब से मैंने इंग्लिश स्टार्ट करना शुरू किया है, मुझे 1 महीना हो गया जब से मैंने इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया, तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, इट्स बिन 1 मंथ, समय बता दिया, हो गया, इट हैज बिन 1 मंथ। सिंस जब मैंने लगाया तो मैंने ये बताने की कोशिश करी कि अब से काउंट करो, उस इवेंट से काउंट करना शुरू करो, सिंस आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश, जब इंग्लिश शुरू करा सीखना तब से इट हैज बीन 9 डेज या 1 मंथ। अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि जब हम सिंस लगा रहे हैं तो हम उस स्टार्टिंग पॉइंट से दिन गिन रहे हैं, समय बता रहे हैं कि इस स्टार्टिंग पॉइंट से इतना समय हो गया, तो ये वाला सेंटेंस बोल दिया जाता है पहले, इट्स बीन डेज सिंस वी लास्ट मेड ओकरा एट होम। एक और तरीके से बोल करके देखिए, वी हैवंट मेड ओकरा एट होम फॉर मैनी डेज, ये अलग तरीके से बता रहे हैं, वी हैवंट मेड ओकरा एट होम, बहुत दिनों से भिंडी नहीं बनाई है, वी हैवंट मेड ओकरा एट होम फॉर मैनी डेज, बहुत दिनों से। फॉर की जगह पे आप इन का इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए इन भी आपने सुना होगा, जैसे ये कहा जाए कि आई हैवंट मेड हिम इन डेज, आई हैवंट मेड हिम फॉर डेज। फॉर और इन दोनों इंटरचेंजेबली यूज कर लिए जाते हैं, बस थोड़ा सा एक जनरल एक इसमें डिफरेंस है कि जब हम किसी नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो इन कह देते हैं, जैसे जनरली मैं कोई ऐसा काम बता रहा हूं जो नहीं हुआ है तो इन कहूंगा, राइट। आई हैवंट हैड food at restaurant in days, I haven't had food at restaurant in days कह दूंगा अगर कुछ नहीं किया है। अगर कुछ कर रहा हूं कंटिन्यूअसली पहले से तो for का इस्तेमाल कर दूंगा, जैसे कि I've been eating outside for days, बहुत दिनों से बाहर खा रहा हूं। कुछ हो रहा है तो for, और कुछ नहीं हो पाया है कुछ दिनों से तो इन का इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो हालांकि इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर इन लगा देंगे तो थोड़ा और ज्यादा अप्रोप्रिएट हो जाएगा, अदरवाइज यू कैन से for, राइट। सो वी हैवंट मेड ओकरा एट अ होम फॉर मैनी डेज, बहुत दिनों से हमने नहीं बनाया। एक और तरीके से सेंटेंस को बोल के देखिए, वी हैवंट मेड ओकरा एट अ होम इन डेज। हाँ, कहने का तात्पर्य वही था कि इन और फॉर दोनों आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जो इन है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है ऐसी कंडीशन में जब ये बता रहे हैं कि बहुत दिन से कुछ नहीं हुआ है। कंटिन्यूटी तो है कि भैया इट हैज बीन डेज, ये तो बता रहे हैं कि पहले से कुछ बता रहे हैं कि कुछ कंटिन्यूटी तो है, पहले से हो रहा है तो फॉर, और नहीं हो रहा है तो इन लगा देंगे इतने समय में। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे कि भिंडी बना के क्या होगा, कोई खाता ही नहीं है। भिंडी बनाकर क्या होगा, कोई खाता ही नहीं है। अब देखिए इसमें किसी बात को हमें पर्पस, माइंड में एक इमेज बनाइए, फायदे की बात कर रहे हैं, क्या फायदा होगा। भिंडी बना के कोई आउटकम नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं होगा, कोई नतीजा नहीं निकलेगा, तो उस सिचुएशन को बताना है कि आउटकम नहीं है इस चीज का, तो क्योंकि कोई खाता ही नहीं है आउटकम नहीं आएगा। तो देखिए एक तरीके से आप कहिए, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ मेकिंग okra, what's the point of talking to him, what's the point of learning grammar, right? So what's the point of making okra, no one eats it, कोई खाता ही नहीं है, no one eats it। what's the point of कह सकते हैं, what's the point in भी कह सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है, right? या फिर why bother making okra, why bother making okra, no one is gonna eat it। why bother के बाद कुछ भी नहीं लगा रहे हैं। देखिए why bother का मतलब हुआ ing साथ में लगा हुआ है, सेंटेंस को समझिए कि परेशान क्यों होना। why bother,
परेशान करने का मतलब भी है बॉदर और होने का मतलब भी है। सो वाई बॉदर, क्यों परेशान होना भिंडी बनाते हुए, वाई बॉदर मेकिंग ओकरा, नो वन इज गोना ईट इट, कोई खाएगा भी नहीं। आई होप समझ में आया होगा यहाँ पर बॉदर किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। या फिर एक और तरीके से बोल दीजिए, इसमें थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं, हम ये कह देंगे यहाँ पर वाई वेस्ट टाइम मेकिंग ओकरा। देखिए वाई वेस्ट टाइम मेकिंग ओकरा जब हमने कहा, यानी भिंडी बनाते हुए क्यों टाइम वेस्ट करना, भिंडी बनाने में टाइम क्यों वेस्ट करना, तो वाई वेस्ट टाइम मेकिंग ओकरा एंड नो वन इज गोना ईट इट, राइट, कोई खाएगा नहीं। इसी तरीके से वाई बॉदर मेकिंग ओकरा, यानी क्यों तकल्लुफ उठाना भिंडी बनाने में, बिकॉज नो वन इज गोना ईट इट, कोई खाएगा नहीं इस चीज को। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, बनेगी तो लोग खाएंगे भी, जैसे किसी ने कहा वाई बॉदर मेकिंग ओकरा बिकॉज नो वन इज गोना ईट इट, कोई खाएगा नहीं। सामने जवाब आ गया कि बनेगी तो लोग खाएंगे भी, बनेगी तो लोग खाएंगे भी। अब देखिए ये केवल 4 शब्दों में तात्पर्य क्या है, बनेगी यानी तात्पर्य उससे नहीं है कि भाई कुकिंग के प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अवेलेबल होने की। तो सिचुएशन को एक बार समझ जाइए, बोल करके देखिए, इफ इट्स मेड पीपल विल ईट इट। ये हालांकि एक लिटरल ट्रांसलेशन है, लेकिन मैसेज जाएगा, बिल्कुल अच्छी बात है कि इफ इट्स मेड एट होम पीपल विल ईट, राइट, इफ इट इज मेड एट होम तो लोग खाएंगे, पीपल विल ईट इट, अगर बनी होगी तो खाएंगे। या फिर कह दीजिए इफ यू कुक इट दे विल ईट इट, इफ यू कुक इट दे विल ईट इट, जब तुम बनाओगी तो खाएंगे। तो थोड़ा सा फीलिंग को पहुंचाने के लिए वर्ड्स आगे पीछे कर लिए जाते हैं। इसी बात को अगर आपको किसी को कहना पड़े तो आप प्लीज अपने तरीके से भी सेंटेंस बना करके देखिए। इफ दे फाइंड इट दे विल ईट इट, इफ दे सी दिस ऑन डिनर टेबल दे विल ईट इट, राइट, इफ दे फाइंड इट ऑन डिनर टेबल दे विल ईट इट, राइट, if you put it on dinner table they will eat it, if you cook it they will eat it। सिचुएशन समझ जाएंगे तो एंड ही नहीं होगा, 500 तरीके से बोलते चले जाएंगे इसी बात को घुमा फिरा करके। लेकिन अगर इतने शब्दों को केवल ग्रामर के हिसाब से ट्रांसलेट करके बोलने लगेंगे तो एक ही सेंटेंस बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता रहेगा, राइट। तो आदत ये डालनी है कि जो भी बात कह रहे हैं पहले उसको समझिए किस अवस्था में ये सेंटेंस कहा गया होगा, तो उस अवस्था को जब समझ के आप सिचुएशन को डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे, you'll find it very easy, बहुत आसान है। आपके ऑफिस की छुट्टी कब होगी, आपके ऑफिस की छुट्टी कब होगी। देखिए किसी की भी छुट्टी की बात करते हैं, कम से कम भी तो इसको 15 तरीके से कहेंगे एक छुट्टी वाला सेंटेंस, राइट। अलग अलग लोगों से पूछ रहे हैं आपकी छुट्टी और अलग अलग प्रकार छुट्टी के। पहले तरीके से आपने कहा व्हेन विल योर ऑफिस गेट ओवर, इसमें आप क्या समझ रहे हैं, इसका मतलब हो गया सिंपल कि भाई आपके वर्क आवर कब खत्म होंगे, राइट। 9 बजे से ऑफिस में बैठा है कोई बंदी, लोग कोई व्यक्ति, सो व्हेन विल योर ऑफिस गेट ओवर, गेट ओवर का मतलब होता है खत्म हो जाना। व्हेन विल योर स्कूल गेट ओवर, व्हेन विल द क्लास गेट ओवर, तो ये वाली छुट्टी की बात कर रहे हैं जो दिन में खत्म हो रही है, राइट। एक और तरीके से आप सेंटेंस का मतलब समझने की कोशिश करिएगा, इसका क्या पर्पस हो रहा है, राइट। सो व्हेन डज योर वर्क डे एंड, व्हेन डज योर वर्क डे एंड, यानी जितना समय आप काम कर दिए, बिल्कुल नेचुरल तरीका है। एक्चुअल में हम हिंदी के हिसाब से मिलान करते हैं, राइट। व्हेन डज योर वर्क डे एंड, ये कहना बहुत ज्यादा कॉमन है किसी को पूछना कि ऑफिस आवर कब खत्म होंगे, राइट। सो व्हेन डज योर वर्क डे एंड, कंपलसरी नहीं ऐसा बोला जाए लेकिन आपको पता होना चाहिए, राइट। जैसे कि व्हेन डू यू फिनिश योर वर्क, व्हेन डू यू फिनिश योर वर्क, ये आप किसी से भी कह सकते हैं। मान के चलिए कोई घर में अपना काम करता है, कोई मेरा फ्रेंड अभी आ जाए, अब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो व्हेन डू यू फिनिश योर वर्क कहा जा सकता है, राइट। और कोई दुकानदार है सो व्हेन डू यू फिनिश योर वर्क, कोई जॉब वाला है, ये जनरल एक है कि भैया काम कब बंद करते हैं, मतलब वैसा वाला तात्पर्य नहीं। आई होप समझ में आ रहा होगा कि सिचुएशन को ये डिस्क्राइब कर रहा है, मैसेज है, हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है इस सेंटेंस का, कहने का तात्पर्य है। तो ये भी कहा जा सकता है जब आप किसी से काम खत्म करने की बात कर रहे हैं। सो व्हाट टाइम गेट ऑफ वर्क, व्हाट टाइम डू यू गेट ऑफ वर्क, आई एम ऑफ वर्क, आई एम ऑफ, ओ डबल एफ वाला ऑफ है, आई एम ऑफ वर्क, यानी कि अब मैं छुट्टी कर रहा हूँ, काम खत्म कर रहा हूँ, यानी काम कर नहीं रहा, ऑन ऑफ वाला ऑफ है ये, राइट। सो व्हाट टाइम डू यू गेट ऑफ वर्क, यानी कि आप अपना काम से कब फ्री हो जाते हैं, काम चालू ना हो ऐसी अवस्था कब होती है। सो व्हाट टाइम डू यू गेट ऑफ वर्क, बताने का तात्पर्य है कि ऑल्टरनेटिव्स हैं, इतने तरीके से इस बात को नेचुरली इंग्लिश में कोई अंग्रेज कहे तो कह देगा। एक और तरीके से कहिए व्हाट टाइम डू यू रैप अप, व्हाट टाइम डू यू रैप अप, ये थोड़ा सा एक कैजुअल तरीका है खत्म कर देना। मान के चलिए कि अब कोई मेरा कोई फ्रेंड आ जाए यहाँ पर, वो मुझसे कैजुअली कहे कि यार चलो इस काम को खत्म करो, वो कह सकता है कम ऑन रैप इट अप, रैप इट अप यानी खत्म कर दो, राइट। तो ये बहुत ज्यादा फॉर्मल नहीं है, बस बात वही आ रही है काम खत्म करने वाली। एक और तरीके से कहिए व्हाट टाइम डू यू वाइंड अप, व्हाट टाइम डू यू वाइंड अप, मान के चलिए आप किसी प्रोफेशनल के पास गए, कोई डॉक्टर है, कोई सीए है, कोई अपना लैपटॉप पे काम कर रहा है, सो व्हाट टाइम डू यू रैप अप, कितने बजे खत्म करते हो, व्हाट टाइम डू यू क्लोज योर ऑफिस।
तो थोड़ा अजीब हो जाएगा उसके लिए। तो ये चीज़ें हैं किस संदर्भ में बोला जा रहा है, राइट। एक और तरीके से बोल दीजिए, व्हाट टाइम डू यू क्लोज योर स्टोर। अगर आप मान के चलिए कि कोई शॉपकीपर है, आप उससे पूछना चाह रहे हैं भाई कितने बजे छुट्टी होती है, राइट। सो आप इनमें से कुछ भी इंटरचेंजेबली कह सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोई क्या ज़्यादा सुटेबल साउंड करेगा, व्हाट टाइम डू यू क्लोज योर स्टोर। थोड़ा सा इजीली कह देंगे, सो व्हाट टाइम डू यू वाइंड अप। थोड़ा सा कैजुअली कह दीजिए, व्हाट टाइम डू यू रैप अप, व्हाट टाइम आर यू ऑफ वर्क। कई सारी चीजें कही जा सकती हैं। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। एक और तरीके से बोल सकते हैं, व्हाट टाइम डू यू लीव वर्क, व्हाट टाइम डू यू लीव द वर्क, या फिर व्हाट टाइम डू यू लीव द ऑफिस। आई होप समझ में आया होगा कि एक सेंटेंस को, एक बात को जब हम 10 तरीके से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ग्रामर से लेना देना नहीं है, इस सिचुएशन में ये कहा जा सकता है। और जब ये सारी चीजें आपको पता होंगी तो आधा पोर्शन यहाँ से उठा के, आधा पोर्शन यहाँ से उठा के, आगे का यहाँ से उठा के, सिचुएशन के हिसाब से आपको वर्ड्स यूसेज पता होंगे तो आप एक अप्रोप्रिएट सेंटेंस फॉर्म कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन।